हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 27 अप्रैल है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब शिक्षक भर्ती को लेकर जो नियमावली है वो आ चुकी है। हालांकि कुछ नियम पर यानी कि जो कुछ विषय हैं लाइक एज आर्ट के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि कंप्यूटर साइंस के लिए जो एलिजिबिलिटी है उस पर अभ्यर्थी थोड़े बहुत नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैसे कि जो कंप्यूटर साइंस है उसमें आईटी को भी शामिल किया जाना चाहिए था, और जो कला विषय है उसमें प्राविधिक कला को बाहर किया गया है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो है बाहर हो रहे हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। फिलहाल नए जो आंकड़े हैं वो जारी होने शुरू हो चुके हैं और नई नियमावली के बाद एलटी ग्रेड में, जीआईसी में, यूपी की टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में कितने पदों पर भर्ती आ सकती है या फिर आने वाली है, किसका अध्याचन प्राप्त हो चुका है, कौन से अध्याचन अभी आने वाले हैं, कहाँ पर अध्याचन दिक्कत है। फिलहाल जो आंकड़े हैं मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो भर्तियाँ हैं ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित हैं और आप लोगों से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द आए। तो सबसे पहले तो ये कि कौन सी भर्ती पहले आ रही है। देखो यहाँ पर ना जो सबसे पहले भर्ती आ रही है वो एलटी ग्रेड की ही आएगी। एलटी ग्रेड की जो भर्ती है ये सबसे पहले आने वाली है। उसके बाद आपकी जीआईसी प्रवक्ता की, जीआईसी लेक्चरर की ये भर्ती आएगी। यूपी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती वैसे तो देखा जाए तो साल के अंत में जो अंतिम तिमाही है उसमें आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी जिस प्रकार से अध्याचन वगैरह प्राप्त हुए नहीं हैं तो भर्ती 2025 को क्रॉस करके 26 में भी जा सकती है। फ़िलहाल कितनी सीटें खाली हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और मैं आपको बता दूँ तो ये जो डेटा हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है तो इसका न्यूज़ सोर्स क्या है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो जानकारी प्राप्त हो रही है आज के अखबारों में भी यह प्रकाशित हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि एलटी ग्रेड में इस बार जो भर्ती आने वाली है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान दीजिएगा कि एलटी ग्रेड में कुल 7,258 सीटें इस बार रहेंगी। ठीक है, कितनी? 7,258 सीटें। इसमें मेल के लिए कुल मिला के 4,785 सीटें होंगी, ये मेल की सीटें होंगी। फीमेल की सीटें होंगी 2,483। ठीक है, तो ये सीटें जो नंबर ऑफ़ सीट्स है आप इसको देख लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद बात करें तो जीआईसी लेक्चरर में जो कुल पद हैं, ज़्यादा पद नहीं हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए। अभी जीडीसी जो भर्ती है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो भर्ती होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बारे में कोई जानकारी मिली नहीं है। तो जीआईसी लेक्चरर के लिए 1687 सीटें आएंगी और इसमें मेल के लिए कुल 8,017 सीटें हैं, सॉरी 817 सीटें हैं, 817 सीटें हैं, और फीमेल के लिए 830 सीटें हैं। तो जीआईसी लेक्चरर में कुल 1,647 सीटें हैं। यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में कितने आंकड़े जो है प्राप्त हो रहे हैं, तो देखो अभी ना ये जो एलटी ग्रेड है और जीआईसी लेक्चरर है इसका जो अध्याचन है ये यूपी पीएससी को मिल चुका है, और क्योंकि नियमावली भी आ चुकी है अब कहीं पर कोई बाधा है नहीं। तो जो विज्ञापन है ये जारी हो सकते हैं मई या फिर हो सकता है जून आ जाए, लेकिन आपके अगले 30 दिनों में विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। संभावना बन रही है एलटी ग्रेड विज्ञापन आपको मई जून में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद या इसके आसपास ही आपको जीआईसी लेक्चरर का जो विज्ञापन है ये भी देखने को मिल जाएगा। तो दोनों लोग अब ध्यान से देखें, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर वाले, खास तौर से उनका जो जीएस है ये जरूर तैयार करें। एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न और जीआईसी में 40 प्रश्न के जो जीएस होते हैं वो पूछे जाते हैं। बात करेंगे यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, तो जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके मुताबिक टीजीटी में कुल 20,465 सीटें हैं और पीजीटी में 4,384 सीटें हैं। रही बात एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी वही है जो कि एलटी ग्रेड की है और जीआईसी लेक्चरर की, सेम एज फॉर यूपी टीजीटी एंड यूपी पीजीटी। ठीक है, और हाँ एक बात और भी कि एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज फॉर, जैसे कि अगर आप अनारक्षित श्रेणी से आ रहे हैं तो आपकी जो उम्र है वो 40 साल होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर आप 45 साल तक यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। वहीं पर यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के बारे में बात करें तो यूपी टीजीटी और पीजीटी में फ़िलहाल अभी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। कई बार आप लोगों ने पूछा
तो मुझे लगा चलो एक बार और आपको बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं लगाई गई है। जिस प्रकार से एज थी, एज बिल्कुल वही रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। बहुत सारे एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि उनका जो सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बनाया है उन्होंने, तो कुछ लोगों का जो है 3 साल का है, कुछ लोगों का 2 साल का है। तो अगर 2 साल का किसी ने कोर्स पूरा किया है, जिसको सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, तो क्या वो एलिजिबल रहेंगे? देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि आपने सोशल साइंस के लिए कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। ठीक है, सोशल साइंस कॉम्बिनेशन आपको बनाना है और आप स्नातक के दौरान, मान लेते हैं कि स्नातक के दौरान आपने जो 3 विषय चुने हुए हैं, उसमें एक विषय आपकी हिस्ट्री है, दूसरी विषय जो दूसरा विषय है ये आपका जो है मान लेते हैं इंग्लिश है। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाता है सोशियोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक, तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि आपके यहाँ पर केवल 3 सब्जेक्ट हैं। इसमें से केवल एक सब्जेक्ट हिस्ट्री मैच हो रहा है। अब इनमें से जो बाकी के 3 हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक हो गया, इनमें से कोई एक विषय लेकर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है। 2 बातें होती हैं। अगर आपने रेगुलर विश्वविद्यालय से किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से किया होगा, मान लेते हैं कि आपने ज्योग्राफी चुना। ठीक है, तो ज्योग्राफी लेकर आपने मान लेते हैं किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद को चुनता हूँ, तो यहाँ से आपने जो कोर्स किया हुआ है वो 3 साल का होता है, 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। लेकिन अगर आप राजर्षि टंडन से करेंगे तो वहाँ पर 2 साल में हो जाता है, ये पत्राचार से होता है। तो मन में आएगा आपके कि ये 3 साल वाला वैध रहेगा कि 2 साल वाला, कहीं 2 साल वाला अवैध तो नहीं हो जाएगा, कहीं अमान्य तो नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों ही आपके जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं ये दोनों ही मान्य होंगे। कारण ये है कि जब आपने राजर्षि टंडन से मान लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट लेकर अपना जो एकल सब्जेक्ट का स्नातक का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो अपने सिलेबस को 2 साल में पूरा करवाते हैं या फिर 3 साल में करवाते हैं, ये डिपेंड करता है संबंधित संस्था पर। राजर्षि टंडन भी मान्यता प्राप्त संस्था है, तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। स्नातक में इस प्रकार से आपके 2 सब्जेक्ट पूरे होते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी या फिर इकोनॉमी। तो इस प्रकार से भी अगर आप अपना जो है कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल सब्जेक्ट से अगर आप बीएड के बाद भी करते हैं तो भी मान्यता रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बीएड पहले कर लिया उसके बाद फिर से आपने स्नातक कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब रही बात हिंदी के बारे में, तो बहुत सारे एस्पिरेंट जानना चाहते हैं कि हिंदी की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी। सबसे पहले तो ये हम बता दें आपको कि हिंदी में अगर आप टीजीटी देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो शर्त है वो ये है कि ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी होना चाहिए, और साथ ही साथ इंटर में या फिर जो मध्यमा है उसमें आपने जो है संस्कृत पढ़ा हुआ हो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अब यहाँ पर मान्य होगा। पहले जो होता था ना कि इंटर में आपका संस्कृत हो और अगर स्नातक में आपने हिंदी पढ़ा है देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज करके था एक कि आपने इंटर पर नहीं भी पढ़ा है लेकिन स्नातक में आपका हिंदी और संस्कृत है तो आप एलिजिबल हैं। तो अब ये जो था ना पहले कि इंटर में नहीं पढ़ा है, बीए में पढ़ लिया है तो आप मान्य होंगे, तो ऐसा नहीं है। अब आपको हर हालत में संस्कृत को इंटर लेवल पर पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप हिंदी से पीजीटी देना चाहते हैं तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रखी गई है कि पीजीटी में आपका जो पीजी है वो हिंदी से होना चाहिए, लेकिन यूजी में आपने संस्कृत पढ़ा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये भी है ना, यूजी में तो आप संस्कृत तभी पढ़ेंगे जब आपने इंटर में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। हालांकि सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के लिए, सिंगल सब्जेक्ट के लिए, एज लिमिट के लिए आपके सारे कन्फ्यूजन मैंने एक वीडियो के माध्यम से दूर कर दिए हैं। और ये जो मेगा वीडियो था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। आपके मन में जो भी संशय होंगे सारे संशय दूर हो जाएंगे, बशर्ते कि आप ध्यान से वीडियो देखें। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, नीचे वही सेम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं जो कि मैंने बताया हुआ है चीख के, भाई साहब वही क्वेश्चन फिर से पुट करते हैं। तो बड़ा अजीब लगता है कि सामने वाला मेरी बात सुन तो रहा नहीं,
सेम सवाल फिर से रिपीट कर रहा है। अब आप समझो, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? जो बात आप आधे घंटे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, वही बात है पूरी रामायण ख़त्म हो जाती, तब लोग नीचे कमेंट करते हैं सर सीता के बारे में समझ में नहीं आया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लोग करते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। खैर, यहाँ पर सारी बातें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। और इस बार एक बात और मान के चलिएगा कि जो कट ऑफ है वो पिछली बार 2021 की तुलना में बहुत ज़्यादा जाने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स कम है पिछले साल की तुलना में, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन तो टफ़ है। सोशल साइंस के बारे में अगर आप देख लें, 2021 में जो कुल सीटें थी वो 1578 सीटें थी, और वहीं पर अगर हम बात करें 2022 में तो कुल सीटें मात्र 383 हैं। अब आप कल्पना करो कि 1578 सीटें और 383 सीटें, तो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हो रही हैं आप देख पा रहे हैं। अगर हम 1/4 मान चलो, 1578 को 1600 कर लो और इसको जो है 400 मान लो, तो 4 चौके 16, लगभग 4 गुना जो है सीटें आपकी कम हो रही हैं, और जो आवेदक है वो बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से जो जैसे कि पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ था, आप देख रहे हैं 92 प्रश्न पर सिलेक्शन हो गया था, तो 92 प्रश्न पर सिलेक्शन हो गया था सोशल साइंस में आरक्षित का, और महिलाओं के लिए जो सिलेक्शन हुआ था 86 प्रश्न पर हुआ था। अब इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो क्लियर कट मान चलिएगा कि इस बार की कट ऑफ जो है ना वो 105 के आसपास रहने वाली है। 105 अंक नहीं, 105 प्रश्न सही होने चाहिए आपके, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो कितने प्रश्न आपको करके आने हैं, ध्यान रखिएगा कि अलग अलग विषयों में तो ये और भी ज़्यादा है। संस्कृत वगैरह में तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये 120 तक जाता है। जी हाँ भाई साहब, 125 में 120 प्रश्न सही, तो मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब लास्ट टाइम बिल्कुल आपका चल रहा है, इस टाइम आपको क्या करना चाहिए, तो बस आप लोगों के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताता हूँ। प्रतिदिन कम से कम एक जो है प्रैक्टिस सेट आप लगाएं, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आप लगाएं, और जो आपने पढ़ा हुआ है उसका दिन भर रिवीजन करें। टाइम ब्लॉक में अपने समय को बांटें, और जब आप पढ़ना शुरू करें तो चाहे आपका टाइम ब्लॉक 40 मिनट का हो चाहे 60 मिनट का हो, उस दौरान बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। कानों में रुई डाल लें, कहीं शांत जगह बैठें, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, कोई चीखे चिल्लाए लड़ाई करे, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। जितना शांत रहेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक कि बहुत सारी जो दिक्कतें थी आपकी इस सेशन में दूर हो चुकी होंगी, और ये जो खबर आई है इसका सारांश भी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब अभ्यर्थी जो है चाह रहे हैं कि भर्ती आनी स्टार्ट हो, तो कौन सी भर्ती आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, सारी बातें हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक खबर और भी है कि पदों से अधिक अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के लिए याचिका दाखिल। जैसा कि आप लोग जानते हैं सिपाही भर्ती 2023 में 60,000 समथिंग पद थे, तो यहाँ पर जितने पद थे 60,244 पद थे शायद ना, हाँ इतने ही थे। तो जो मेडिकल के लिए जारी की गई है लिस्ट, उसमें भी 60,244 लोग ही हैं। अभ्यर्थी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने 60,244 सीटों के सापेक्ष 60,244 लोगों को ही केवल बुलाया है मेडिकल टेस्ट के लिए। अगर इनमें कोई फेल होता है तो जो सीटें खाली हो जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, क्या आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक याचिका जो है ना हाई कोर्ट में डाली गई है। बिजनौर निवासी रोहित कुमार की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि असफल होने से जो 60,244 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, अगर वो असफल होते हैं तो जो सीटें हैं वो खाली ना जाने पाएँ, इसके लिए जो लिस्ट है, जो लिस्ट जारी हुई है 60,244 पदों के लिए, तो ये लिस्ट जो है बड़ी होनी चाहिए, मतलब इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होने चाहिए, ताकि अगर कोई फेल होता है तो उसकी जगह कोई आ सके। फ़िलहाल ये याचिका यहाँ पर दायर हुई है। और रही बात जॉब अलर्ट के बारे में, तो आज कोई बड़ी जॉब तो नहीं है। हाँ, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती आई हुई है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जारी हुआ है नोटिस। लास्ट डेट इसकी 15 मई है। 9 अप्रैल से जो है इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में आप आवेदन कर पाएंगे, और लिखित परीक्षा की जो तिथि वो 27 जुलाई रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पद हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हैं, वैयक्तिक सहायक है, राजस्व उप निरीक्षक के पद हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं किसके लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, तो पदों की संख्या 3 है, ध्यान दीजिएगा। और एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये है कि पहले तो वेतनमान का बहुत अच्छा है, 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक का 21 से 42 साल की उम्र रखी गई है।
पद का स्वरूप अराजपत्रित है और अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक योग्यता क्या है? स्नातक के साथ ओ लेवल के बराबर या मतलब समकक्ष कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और हिंदी कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होगी। ठीक है, तो बाकी जो पद हैं उसके लिए अलग अलग है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आवेदन करना चाहते हैं देन यू कैन। ठीक है, पढ़ लीजिएगा पर अच्छे से, उसके बाद आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए, और जो भी दुविधाएं आपके मन में हैं आप बताते रहिए। मैं जहाँ तक हो सकेगा आपकी हेल्प करता रहूँगा। खोज के तथ्यों को आपको देता रहूँगा, बताता रहूँगा। जो चीज़ें मुझे नहीं पता होंगी उन्हें पता करके बताऊँगा, लेकिन आपकी मदद चलती रहेगी। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।